नाज़रीन, हम लोगों को वो चीज़ें जिनको हम अजीज़ रखते हैं मुखालिफ सिमतों में अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसी ही कहानी अब्दुल्ला की है, जो मेरा दोस्त है और पाकिस्तान से कनाडा आया है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। यहाँ 2 साल गुजारने के बाद मुझे बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं। हालांकि उसके पास यहाँ पर जॉब भी है। अब्दुल्ला अपने साथ तकरीबन $75,000 लेकर आया था पाकिस्तान से ही। उसके बाद यहाँ पर अर्निंग करके सेव करके अभी उसके पास इतने पैसे हैं कि 20% डाउन पेमेंट देकर एक घर भी खरीद सकता है। लेकिन क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में वो सोच रहा है और क्यों इतना कंफ्यूज्ड है, वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ अपनी पूरी सिचुएशन शेयर की। मुझे लगा कि मुझे व्यूअर्स के साथ शेयर करके उनसे उनका एक जेन्युइन ओपिनियन लेना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए और किस चीज़ को अपना हदफ बनाना चाहिए और अब्दुल्ला को किस तरफ फोकस करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक थम्स अप दे दें। तो नाजरीन, अब्दुल्ला की सिचुएशन ये है कि वो टोरंटो में रहता है एक टाउन हाउस में, और उसकी फैमिली है, एक उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटा और एक बेटी। 4 साल का बेटा है और 1 साल की उसकी बेटी है। और वो टोरंटो में एज कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्म के साथ। मुझे ये बता रहा था कि फिलहाल उसकी वाइफ काम नहीं करती, खाली अब्दुल्ला खुद ही काम करता है और उसकी बहुत अच्छी सैलरी है। मतलब यू कैन से इट्स ओवर 6 डिजिट्स, मतलब $120,000, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी अच्छी आफ्टर टैक्स इनकम भी बन जाती है। और पाकिस्तान से भी अच्छे पैसे लेकर गया था, तो इसी वजह से उसके पास डाउन पेमेंट है घर खरीदने का और वो उसी को लेने का सोच रहा है। इनफैक्ट उसी सिलसिले में मेरी उसके साथ बात हुई थी, तो मेरा ओपिनियन मांग रहा था कि उसको नायाग्रा फॉल्स के पास घर लेना चाहिए या अभी उसको सेव करना चाहिए, वेदर इट इज़ अ सूटेबल टाइम टू गेट इनटू द हाउसिंग मार्केट और ही शुड वेट फॉर सम टाइम। कहते हैं कि कंफ्यूज मैं इस तरह से हूँ। 3 चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत अजीज़ रखता हूँ और तीनों मुझे मुखालिफ सिमतों में अपनी तरफ खींच रही हैं। पहली चीज़ जिसको वो बहुत अजीज़ रखता है वो उसकी फैमिली है बैक होम, जिसमें उसके बूढ़े माँ बाप हैं। और अब्दुल्ला अपने पेरेंट्स का सिर्फ इकलौता ही बेटा है, बाकी उसकी 2 बहनें हैं जिनकी आई थिंक शादी हो गई भी है, बट आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी शादी हो गई भी है। क्योंकि जो अपने घर का बता रहा था सिलसिला, उसमें बता रहा था कि उनके पास कोई नहीं है, तो अगर उनकी शादी ना हुई होती तो गालिबन वो घर पर ही होती। तो उनकी शादी हो गई होगी, तो अब्दुल्ला बीइंग देयर ओनली सन हैज़ मूव्ड टू कनाडा। कहते हैं कि एक तो मुझे वो बहुत अजीज़ हैं। अब उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या डिमांड है, वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप दूसरी और चीज़ें सुन लें जो उसको अजीज़ हैं और उनको ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींच रही हैं। दूसरी चीज़ जो उसको बहुत अजीज़ है वो उसका ईमान है, उसका दीन है, और वो किस लिहाज से उसको एक डिफरेंट सिम्त में खींच रहा है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तीसरी चीज़ जो उसको बहुत अजीज़ है वो कनाडा में जब वो इमिग्रेट करके आ गया है तो कनाडा में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की ख्वाहिश, यहाँ पर फाइनेंशली ग्रो करने की ख्वाहिश, यहाँ पर फाइनेंशली इंडिपेंडेंट बन जाने की ख्वाहिश, और एक जुस्तजू के यहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अरसे में पाले। उसमें ज़ाहिर यही चीज़ आता है कि आपका अपना घर हो जाए, गाड़ी तो चले, फिर आपकी कैसी भी मॉडल की चल जाती है, अच्छी इनकम हो, वो तो उसकी ऑलरेडी है, और साथ ही साथ वो ये चाहता है कि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करे जिससे भी उसके पैसे हैं वो ग्रो करे। तो ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेना चाहता है। अब किस तरह से ये तीनों एलिमेंट्स जो अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं उसको डिफरेंट सिमतों में खींच रहे हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प भी और बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ तमाम ऐसे लोग रिलेट कर सकेंगे जो ज़िंदगी में ग्रो भी करना चाहते हैं और एक ऑप्टिमम बैलेंस रीच करना चाहते हैं बिटवीन दुनियादारी और दीनदारी। क्योंकि आप एक जिसको बोलते हैं ना, हमारा मजहब तो ऑनेस्टली इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करता कि आप बस एक स्पिरिचुअल बीइंग बन के एक जंगलों में चले जाएं और सबसे अलग थलग होकर अपने आप को बस एक योगा करके बैठ जाएं। यू हैव टू बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी अलोंग साइड अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करते हुए। ये है हमारे दीन का एसेंस।
दूसरी तरफ जब आप इमिग्रेट करके पाकिस्तान से कनाडा आ जाते हैं, पाकिस्तान बीइंग प्रीडोमिनेंटली इट्स एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें गैर इस्लामी हैं, कोई शरिया तो नाफिज नहीं है। लेकिन कनाडा में जिस तरह से इंटरेस्ट इज सो वेल इंटीग्रेटेड इनटू एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, उस तरह से आपको पाकिस्तान में रिलेटिवली कुछ रास्ते मिल जाते हैं कि आप सूद में पड़े बगैर भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपना घर खरीद सकते हैं, घर महंगे हैं लेकिन इतने भी आउट ऑफ रीच नहीं है कि आपको लोन्स ले लेकर घर लेने पड़े। जबकि कनाडा की बात करें तो ये ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। शायद कोई 1 to 2% ही इमिग्रेंट्स होते होंगे जो पाकिस्तान से आने वाले ऐसे होते होंगे जिनके पास इतना पैसा होता होगा कि वो सारे इकट्ठे ही देकर घर खरीद सकते हो। उनको चारों ना चार मोर्टगेज करवानी ही पड़ती है, मोर्टगेज इज इंटरेस्ट बेस्ड। तो अब डिफरेंट सिमतों में इस तरह से खींच रहे हैं। एक तरफ वो कनाडा आया है इमिग्रेट करके, which in itself has been such a difficult and time taking process, और इतना एक्सपेंसिव मूव था ये। लेकिन दूसरी तरफ उसके माँ बाप बूढ़े हैं। कहता है कि मेरे वालिद साहब की उम्र है 77 ईयर्स और मेरी वालदा की उम्र है 75 ईयर्स, और उनका वो इकलौता बेटा है। मैंने कहा कि अपने पास बुला लें, तो कहते हैं कि अपने पास बुलाना चाहता हूँ लेकिन वो आ नहीं सकते, वो आना नहीं चाहते, बिकॉज कनाडा का जो लाइफ स्टाइल है, कनाडा में बुजुर्गों के लिए जो लोनलीनेस है, और यहाँ पर अडेप्ट करने के लिए वेदर तो चले फिर भी चल जाता है, लेकिन क्योंकि उनको आर्थराइटिस भी है और सर्दियों में काफ़ी सर्दी पड़ती है। ठीक है, घर के अंदर रहते हुए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देन इट ओनली मीन्स फॉर देम कि वो घर के अंदर ही महसूर होकर रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो ज़रा सी सर्दी लगती है तो उनके जोड़ों में इंतहाई शदीद दर्द होता है। पाकिस्तान प्रेफर करते हैं घर के अंदर रहना, लेकिन घर काफ़ी बड़ा है तो छत पर वो चले जाते हैं। छत पर धूप भी लगती है सर्दियों में काफ़ी अच्छी, तो उनका अच्छा वहाँ पर चल जाता है गुजारा। सेकेंडली, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो बहन भाई हैं, वो वहीं पर हैं, उनसे छोटे हैं। मतलब कि उसकी अम्मी भी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं और वालिद साहब भी सबसे बड़े हैं। बाकी छोटे बहन भाई हैं, करीब ही रहते हैं, तो उनके साथ मिलते जुलते रहते हैं। एक सोशल सर्कल बना हुआ है तो उनका वक्त अच्छा वहाँ पर गुजर जाता है। सो इफ़ नॉट इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो वहाँ से मूव करके यहाँ पर आकर इनके साथ रहें। वो ना तो अपना घर छोड़ना चाहते हैं बिकॉज उनका एक कंफर्ट लेवल है वहाँ पर, ना ही अपना सिस्टम, अपने रिश्तेदार और चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। सेकेंडली, एक दुकान भी है जो उन्होंने रेंट आउट की हुई है, वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, मतलब जो उसके अब्बू हैं, तो वो लोग नहीं आ सकते बहरहाल। थर्डली और फोर्थली, उनकी हेल्थ रीजंस हैं, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है। पाकिस्तान में आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, इवन प्राइवेट भी रिलेटिवली, खैर कनाडा से तो बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं, लेकिन उनका एक सिस्टम है वहाँ पर। छोटे मोटे मसाइल होते हैं वहाँ पर, ECG हो जाती है, उनके ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, उसी वक्त रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसी वक्त कुछ करना होता है तो वो प्रोसीजर हो जाता है, तो उनके लिए वहाँ पर ज़्यादा फीजेबल है। जबकि कनाडा आएंगे तो उनकी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, एंड देन कनाडा में स्पेशली जब आपको ऑपरेशंस करवाने होते हैं तो आपको कई महीने और समटाइम्स सालों के लिहाज से वेट करना पड़ता है, तो वो हेल्थ रिस्क नहीं लेना चाहता उनके लिए। ये वो अनासिर है जिनकी वजह से उसके पेरेंट्स कनाडा आ नहीं सकते। तो चलिए, वो तो बात ठीक है कि उसके पेरेंट्स काफ़ी एजड हैं, वो उनका इकलौता बेटा है। तो मैंने कहा फिर आप कनाडा आ कैसे गए? कहते हैं कि जाहिर है कि किस माँ बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि उसके बच्चे तरक्की करें। क्योंकि मैं हमेशा से पाकिस्तान से बाहर आना चाहता था और मैंने अप्लाई किया हुआ था। फाइनली जब मुझे इनविटेशन आ गई, मैंने प्रोसेस किया, हमारे वीज़ा स्टैंप होकर आ गए, तो उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे जाने दिया, नोइंग के यहाँ 3 साल रहूँगा तो मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो उनके लिहाज से मेरे यहाँ आने का मकसद और मेरा हदफ ये सिटीजनशिप लेना ही होना चाहिए, ताकि मैं सिटीजनशिप ले लूँ और उसके बाद वो मुझे वापस पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे बूढ़े वालिदैन हैं, उनके पास और कोई भी नहीं है। कहीं कहीं होता है ना कि कोई और बच्चे भी होते हैं, खासतौर पे कोई बेटा होता है और उनके साथ होता है या वो उनके साथ होते हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन मेरे वालिदैन के केस में वो अकेले हैं पाकिस्तान में, उनके पास और अपना बच्चा कोई भी नहीं है। भी उन्होंने एक तरह से सैक्रिफाइस किया है, कुर्बानी दी है, और उनकी बहुत अटैचमेंट है मेरे साथ। फॉर देम इट्स जस्ट, मेरा कनाडा आने का मतलब ये है कि मैं 2 साल यहाँ पर रह चुका हूँ, 1 और साल यहाँ पर रहूँ, अपनी सिटीजनशिप लूँ, जिसके लिए वो और बर्दाश्त कर लेंगे, और उसके बाद वो मुझे अपने पास देखना चाहते हैं। लेकिन बिलाल, अगर मैं इस तरह से चलता हूँ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मुझे 1 साल के बाद सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, एंड गॉड नोज उसमें कितना वक्त लगता है। मान लो अगर मेरे
1 साल मिलने में भी लग गया, तो 2 साल अभी गुजर चुके हैं, 2 साल मुझे और चाहिए एटलीस्ट कि मेरे पास सिटीजनशिप आ जाएगी। उसके बाद अगर मुझे पाकिस्तान ही जाना है तो मैं क्यों ही सोचूं यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में, क्योंकि अगर घर लेना हुआ तो मुझे हो सकता है कि मिल भी जाए कोई सूटेबल घर, लेकिन क्या वक्त आने पर उसको मैं अपनी टर्म्स पर या अपने पसंद की कीमत पर बेच पाऊंगा। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि यहाँ पर जो घर बेचने का सिस्टम है काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स के पास आप जाते हो और अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाते हो, वो आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन बात यह है कि मार्केट उस वक्त मुझे अलाउ करेगी कि जिस प्राइस पर मैंने घर लिया है उससे मैं मुनाफे पर उसको बेच सकूं, या वो घाटे का सौदा होगा, या वक्त आने पर मैं उसको बेच भी पाऊंगा या नहीं। और ऑनेस्टली मेरे वालिदैन की तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि किसी भी वक्त बुरी न्यूज़ आ सकती है। फ़र्ज़ करो कि मेरे वालिद साहब, आखिर को सबको ही दुनिया से जाना है, कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बीइंग प्रैक्टिकल, जब उनकी वफ़ात होगी उसके बाद मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली रह जाएंगी पाकिस्तान में, तो मेरे लिए ये मौका नहीं होगा कि मैं महीनों के लिहाज से भी इंतज़ार कर सकूं पाकिस्तान पहुंचने से पहले। मुझे फ़ौरन पाकिस्तान पहुंचना पड़ेगा। तो मैं ये सोचता हूं कि उस वक्त मैं कैसे इन चीज़ों को मैनेज करूंगा। इस वजह से मैं घर ले नहीं सकता। दूसरी तरफ पैसे मेरे पास इतने हैं कि मैं 20% डाउन पेमेंट देकर घर ले सकता हूं, और कहते हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट भी नीचे आया हुआ है, रिलेटिवली सस्ते हैं घर, बाद में और भी महंगे मिलेंगे। उस बात को मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि पैसे वैसे ही पड़े पड़े डीवैल्यू हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो कल जो चीज़ आज से हो सकता है मुझे महंगी मिले तो आज मैं ले ही लूं। आखिर को टाउन हाउस में रहता हूँ टोरंटो में, ऑलरेडी मैं इतने महंगी अकोमोडेशन में रह रहा हूँ कि टोरंटो में टाउन हाउस में मुझे मंथली मेरा जो एक्सपेंस है वो $3200 तक पड़ जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि वही $3200 मैं अपना टाउन हाउस लेकर उसकी मंथली मॉर्गेज में दे दूँ तो मेरी कोई इक्विटी बिल्डअप हो जाए। तो ये मेरी जो कनाडा में फाइनेंशियली ग्रो करने की, एक्सेल करने की ख्वाहिश है, वो मुझे ये कहती है कि मैं ऐसा करूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरे वालिदैन जो मुझे उतने ही अजीज हैं, उनकी वजह से मैं ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि कनाडा में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक्सेल करने के लिए ये एक लैंडमार्क की तरह से है कि आपके पास अपना घर हो। मैंने भी उसको कहा कि यार मैं भी कनाडा में रहता हूँ, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा कि मैं लाजमी घर ही लूँगा तभी मैं इस्टेब्लिश हूँगा। तो कहते हैं कि बिलाल सोचो ना, जितने भी लोग यहाँ पर वेल सेटल्ड हैं, चाहे उनके अपने बिजनेसेस हैं, चाहे वो 1 या उससे ऊपर डेकेड्स से कनाडा में रह रहे हैं, उन सब में एक कॉमन एलिमेंट तुम देखोगे कि उनके पास अपना घर है। बहुत से लोग हैं जो शुरू में नहीं लेना चाहते थे और बहुत अरसे तक अपने आप को समझाते रहे कि सूद पर लेना ही नहीं चाहिए, ये ठीक चीज़ ही नहीं है, लेकिन बिलाखिर इस काम में पड़ गए और उन्होंने अपने घर खरीद ही लिए। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, ऐसा ही है कि बहुत से लोग वक्त लगाते हैं लेकिन बिलाखिर खरीद ही लेते हैं घर। तो कहते हैं कि बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि कनाडा में ग्रो करने के लिए अगर आप घर ले सकते हो तो आपको लाजमी ले लेना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर है। मैंने कहा कि वक्त क्या करते हुए गुजरता है, क्या करना चाह रहे हो यहाँ पर, क्या कर रहे हो। कहते हैं एक तो मैं प्रोफेशनल इंजीनियरिंग के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो उन दोनों की तैयारी में मेरा वक्त गुजर जाता है। साथ में आपको पता है कि जॉब में ठीक ठाक वक्त लगता है, जो कुछ भी लाना होता है, बच्चों को आउटिंग भी करवानी होती है, तो मुझे उसके लिए भी अपने आप को अवेलेबल करना होता है। तो बहुत कुछ है जो मुझे देखना होता है एक ही वक्त में, विच लीव्स मी एक्सट्रीमली लिटिल इफ एनी टाइम फॉर द थर्ड थिंग जो मुझे बहुत ही अजीज है, और वो है मेरा दीन। तो नाज़रीन, अभी तक मैंने आपके साथ बात की है उसके वालिदैन की जो उसको बहुत अजीज़ हैं, कनाडा में उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने की ख्वाहिश की जो दूसरी चीज़ है। अब जो तीसरी चीज़ है वो दीन है। तो मैंने कहा दीन तुम्हें कैसे एक मुख्तलिफ सिमत में खींच रहा है। कहते दीन मुझे ऐसे मुख्तलिफ सिमत में खींच रहा है कि मेरी उम्र ऑलमोस्ट 40 ईयर्स की हो गई है। 40 साल अगर देखा जाए तो जैसे मूवी होती है ना, उसका एक इंटरमिशन होता है, उसका जो मिडल होता है, अब मेरी लाइफ उसके बाद हो चुकी है। तो हमारे दीन का ये तकाजा है कि एक किताब जो अल्लाह ने नाजिल की है कुरान, उसको हम समझ के पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें।
अब तक मैं बस उसको ऐसे ही पढ़ता आया हूँ, लेकिन मैंने हमेशा बचपन में ये सोचा था कि वक्त निकालूंगा, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं कुरान को समझ कर पढ़ूंगा और इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा और इसको मैं अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बनाने की कोशिश करूंगा। तो इफ़ नॉट नाउ देन आई थिंक इट कैन बी नेवर, बिकॉज फिल वक्त मुझ में फिर भी कुछ कुव्वत है, जिस्मानी चुस्ती भी है, मल्टी टास्किंग कर सकता हूँ। इसके बाद जवानी नहीं आनी या जोबन पर नहीं जाना मैंने, इसके बाद का जो प्रोफाइल है ना वो ढलवान की तरफ है ज़िंदगी का, हेल्थ वाइज भी और हर लिहाज से। जो अल्लाह ने मुझ में सलाहियतें और क़ुव्वतें दी हुई हैं, मुझ में भरी हैं, उन सब के लिहाज से मुझे डाउनफॉल ही जाना है 40 के बाद। तो इट्स हाई टाइम कि वो जो गोल मैंने अपने लिए सेट किया था ज़िंदगी में कि मैं कुरान को समझ कर पढ़ूंगा, वो वक्त आ चुका है। लेकिन मेरा जो कनाडा में एक्सेल करने का ख्वाब है और ख्वाहिश है, जिसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए भी पढ़ना पड़ रहा है, मुझे प्रोफेशनल इंजीनियरिंग लाइसेंस के लिए भी पढ़ना पड़ रहा है, और मेरी जॉब भी इतनी हेक्टिक है विच आई कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग बिकॉज इट्स सच अ गुड हाई पेइंग जॉब एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट्स बीन पॉसिबल फॉर अस कि मैं सिर्फ एक ही बंदा घर में काम कर सकूं। अगर मेरी जो बीवी रूबीना है वो करना चाहे तो मैंने उसको रोका हुआ नहीं है, लेकिन रूबीना इज अ काइंड ऑफ पर्सन के शी इज अ होम मेकर, बहुत अच्छी बीवी है, लेकिन वो काम एक प्रोफेशनल लेडी की तरह से नहीं सोचती है। एंड इट्स नॉट समथिंग दैट आई ब्लेम ऑन हर, और मैं इसको उसकी किसी भी किस्म की खामी की तरह भी नहीं गिनता, इट्स जस्ट अ पर्सन थिंग। उस वजह से मुझे ही करना है, उसके लिए फिर उतना वक्त निकलता है। अब मुझे ये बताओ बिलाल कि अब नहीं तो कब, लेकिन अब अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं इतना इन्वेस्टेड हूँ अपनी ग्रोथ में कनाडा में कि मेरे पास इवन जिम जाने तक का वक्त नहीं है, अपने लिए एक हाफ आवर की ब्रिस्क वॉक करने तक का वक्त नहीं है। जिम के लिए तो चलो फिर भी आपको एक रेगुलर रूटीन के साथ जाना पड़ता है, अगर आप वो नहीं मैनेज कर सके, मैं सोचूं कि अपने घर के बाहर ही ब्रिस्क वॉक कर लिया करूं या थोड़ी हल्की फुल्की जॉगिंग कर लिया करूं, मेरे पास वो आधा घंटा भी नहीं है दिन में स्पेयर करने के लिए। तो वो वक्त कभी आएगा जब मैं कुरान पढ़ने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन चीज़ों के लिए तो एक सकूत चाहिए, इन चीज़ों के लिए तो एक ठहराव चाहिए ज़िंदगी में। जैसे आपको एक ऐसा कॉर्नर मिले, जिसको बोलते हैं ऐसी घड़ी मिले, ऐसी साथ मिले, जिसमें आप पूरा अपनी तवज्जो को 100% मरकूज करके उस पर फोकस करके उसके मैसेज को समझने की कोशिश करो। तो वो वक्त तो इस तरह की फुर्सत तो कनाडा में रहते हुए क्लोज टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए अचीव करना। और एक और चीज़ अगर मैं देखूँ, क्योंकि अगर मैं दीन की बात कर रहा हूँ तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कुरान को समझ कर पढ़ने की बात, इट्स ऑल्सो कि हम लोग सोचते हैं कि हमें अपने दीन पर अमल करना है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लोगों को वक्त लगता है ये सोचने में, ये डिसाइड करने में कि उनको कनाडा में घर लेना भी चाहिए कि नहीं, सूद की वजह से। तो इससे भी बड़े होंगे गुनाह, लेकिन इट्स आर्ग्यूएबल, मेरे ख्याल में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सिंस इन इस्लाम। तो उस चीज़ को अगर हम सोचें तो मैं घर ले ही नहीं सकता, सूद की वजह से ही मैं घर नहीं ले सकता। मतलब मुझे गनीमत जानना चाहिए कि बीइंग मुस्लिम मैं कनाडा में हूँ भी, मैं किराया देकर भी रह रहा हूँ, मुझे घर लेने के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। तो मैं बहुत टोर्न हूँ बिटवीन दीज 3 फैक्टर्स, जो मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत अजीज भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा मुझे ज़्यादा अजीज है, कौन सा मुझे कम अजीज है, बिकॉज अगर मैं खाली कनाडा में अपनी ग्रोथ की बात करूँ तो बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, जब मैं यहाँ पर आ भी गया हूँ, मेरे साथ एक फैमिली है, मुझे फाइनेंशियली उनके लिए प्रोवाइड करना है, मुझे आज ऐसे इकदाम करने हैं कि कल को मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए आसानियाँ हों। तो it makes complete sense for me to think about buying a home here, to think about getting licensed, getting the PMP, getting the PE, और इससे भी ज़्यादा अच्छी जॉब हासिल करने की या कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करने की, जिसकी वजह से मेरे पास ज़ीरो टाइम बचता है कुछ भी उसके अलावा अपने लिए करने की। इवन अपनी फैमिली को बैक होम कॉल करने के लिए भी वक्त नहीं बचता, दीन को समझने पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं बचता, समटाइम्स तो इवन नमाजें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं दीन की बात करूँ तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम सबको मरना है। तो अगर मैं उसके अपने आफ्टर लाइफ के लिए काम नहीं कर रहा तो मतलब ही नहीं बनता, मेरी सारी कोशिश ही बेकार है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है कि हम जोड़ जोड़ कर रखें ताकि बुरे वक्त में काम आए, जोड़ जोड़ कर रखें ताकि घर की डाउन पेमेंट के लिए हम पैसे अरेंज कर सकें, जोड़ जोड़ कर रखें ताकि घर की मॉर्गेज हम पे कर सकें,
गॉड फॉरबिड अगर आप ले ऑफ हो जाते हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपके पास बैकअप होना चाहिए फाइनेंशियल, कि आप अपने आप को सर्वाइव कर सको। तो उसके लिए मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर अस कि हम पैसों को जोड़ के रखें। लेकिन अल्लाह ताला ये कहता है कि ज़िंदगी का पल का भरोसा नहीं है, जिस हद तक हो सके ठीक है अपनी फैमिली के लिए छोड़ो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करो। आपके काम वही पैसा आएगा जो या तो आपने कपड़े पहनकर बोसीदा कर दिया, या आपने खा पी लिया, या आपने सदका खैरात करके आगे के लिए भेज दिया। तो अगर मैं आगे के लिए भेजने का सोचूं तो मेरे पास काफ़ी डिस्पोजेबल मनी है, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स हैं जो मुझे लगता है कि उस 6 मंथ्स के लिए जो मुझे रखना चाहिए अपने लिए बैकअप, उसके अलावा है। तो मेरे पास बहुत सा है सदका खैरात करने के लिए। एंड इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जिस फैमिली के लिए मैं छोड़कर जाऊंगा, नो डाउट दे आर सिंसियर एंड जेन्युइन विद मी, बट मैं आगे अकेला जाऊंगा और आगे मैंने अपने लिए क्या भेजा हुआ है वो तो बहुत ही स्कैंटी है, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर मैं उस लिहाज से अपना फ्यूचर आखिरत में बिल्ड करने की कोशिश करूं, उसको सीरियस लूं, तो आई कैन राइट नाउ गिव अवे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स सदका खैरात में। और जो मुझे पता हो कि मुझे कल मर जाना है तो डेफिनेटली मैं आज वो दे दूंगा। तो ये अपने आप में एक तजाद है, एक तरफ पैसा जोड़कर जमा करने की ख्वाहिश और दूसरी तरफ उसको सदका खैरात कर देकर आगे उसको ट्रांसफर कर देने की, आखिरत के बैंक में उसको डिपॉजिट करने का अमल। तो ये टोटल मुख्तलिफ डायरेक्शन है। तीसरी तरफ मेरे माँ बाप जो ये मेरे से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हुए हैं कि बेटा सिटीजनशिप लेगा, वापस आएगा और हमारे साथ होगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, वो मुझे देख रहे हैं। जिसको अगर मैं प्रैक्टिकल समझूं तो इसका मतलब है मुझे सिटीजनशिप लेकर चले जाना चाहिए, और बाद में मे बी 5 to 10 years लेटर जब मेरे बच्चे बहुत बड़े हो जाएंगे और उनको मे बी हायर एजुकेशन के लिए इट माइट हेल्प देम कि उनके पास सिटीजनशिप होगी, उनको बहुत सस्ते में कनाडा से पढ़ने मिल जाएगा। लेकिन क्या उस वक्त हमारे लिए हालात साजगार होंगे, फाइनेंशियली फीजिबल होगा हमारे लिए कनाडा वापस आना और अपने आप के लिए, मतलब उस वक्त क्योंकि ठीक है बच्चों को तो सस्ते में पढ़ाई करने मिल जाएगी, लेकिन हमें अपने आप को सस्टेन करने के लिए इतनी अच्छी जॉब भी तो चाहिए होगी। अब मुझे जो यहाँ पर एज ए कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर जॉब मिल गई है, ये हो सकता है मेरी लक हो, फॉर्चून हो। अगर आज मैं ले ऑफ हो जाता हूँ तो आई कैन नॉट से कि नेक्स्ट जॉब दैट आई एम गोइंग टू लैंड वुड बी क्वाइट एज गुड और बेटर। नेक्स्ट जॉब जो मुझे चारों न चार अपने आप को सस्टेन करने के लिए करनी ही पड़ सकती है। हो सकता है मुझे $40,000 की करनी पड़े, $50,000 की करनी पड़े, हो सकता है कि बेयर मिनिमम मुझे $25,000 $30,000 की जॉब मिले। तो अनएम्प्लॉयड बैठे रहने से तो मैं उसको भी ग्रैब करूंगा। तो जिंदगी का तो कुछ भरोसा नहीं है कि कौन सा टर्न ले ले हालात। तो आज जो मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली हुई है, क्या मुझे आज से 10 साल बाद भी वो मिलेगी जब हम पाकिस्तान से वापस आएंगे? क्या उस वक्त हमारे लिए सब कुछ बेच बांट कर वापस यहाँ पर पहुँचना पॉसिबल भी होगा, फाइनेंशियली फीजिबल भी होगा? तो एक बहुत ही ज़्यादा नाजरीन अब्दुल्ला की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ और कि इट्स वेरी क्लोज टू रियलिटी, नॉट इवन क्लोज टू रियलिटी, इट्स प्रीटी मच रियलिटी, कि वो सारी चीज़ें दैट वी सो होल्ड डियर टू आवरसेल्व्स फॉर ऑल द राइट रीजंस पुल अस इन कंट्रास्टिंग डायरेक्शंस। तो एक सोचने वाला इंसान बहुत ही कंफ्यूज रहता है। लोग आमतौर पर क्या करते हैं, अपने आप को हालात के धारे पर ना छोड़ देते हैं और वेव्स के साथ बहते रहते हैं, जिस डायरेक्शन में ज़िंदगी उनको ले जाए बस उसमें चले जाते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों को उनसे शिकायत होती है, अल्लाह को उनसे शिकायत होती है कि वो बिल्कुल ही दीन से पैदल हैं, अपने तमाम किस्म के वैल्यूज़ पर, अपने स्टैंडर्ड्स पर और दीन के कदगनों को से नज़रें चुरा कर वो अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं, कम्प्लीटली लोन्स ले लेते हैं, इवन ऐसी चीज़ों के लिए दैट दे कुड हैव डन विदाउट। लेकिन वो एक चीज़ के लिए सूद उठाते हैं तो वो एक दफ़ा, बस एक पहली दफ़ा की झिझक होती है, हिचकिचाहट होती है, उसके बाद वो हर तरह की चीज़ों के लिए लोन्स ले लेते हैं और ऑल लोन्स आर इंटरेस्ट बेस्ड। कुछ लोग कहते हैं कि अगर टैंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए आप लोन उठाते हो तो वो सूद के ज़ुमरे में नहीं आता, लेकिन उसके लिए ठोस एविडेंस नहीं है। एक गालिब राय है सब रिलीजियस स्कॉलर्स की, वो यही है कि इवन अगर आप घर के लिए भी लेते हो वो भी सूद ही है। सो हैविंग सेड दैट, ये एक फैक्ट है कि अपने आप को दुनिया में इंसान ग्रो करे या अपने आप को दीन में ग्रो करे, या माँ बाप जो एक बहुत ही लिमिटेड वक्त के लिए हमारे साथ हैं उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की इंसान कोशिश करे, उनके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने की कोशिश करे, ये कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको
کھینچتی ہے. ویل یہ تو دونوں کنسائل ہو سکتے ہیں, آپ کا دین اور ماں باپ کی جو خواہشیں, بیکاز اللہ یہی چاہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت انسان کرے. تو آپ اگر ان دونوں پر انویسٹ کرتے ہو اپنا وقت, تو دوسری طرف دیر از سو مچ دیٹ یو کین مس آؤٹ آن. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ناظرین اس کیس میں عبداللہ کو چاہیے کہ اگر اسپیشلی ہم بینگ دا اونلی سن آف ہز اولڈ اینڈ ایجنگ پیرنٹس, اس کو چاہیے کہ اپنی سٹیزن شپ لے اور اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے اویلیبل کرے, بیکاز اگر وہ نہیں ہے تو کوئی اور ہوگا نہیں. اور بڑھاپے میں بہت سم ٹائمز نا لوگ بہت کھچ جاتے ہیں, ایسے کھچ جاتے ہیں کہ بیچارے اپنے آپ کو واش روم تک نہیں لے کر جا سکتے. اور یہ ایک فیکٹ ہے, گوڈ نوز یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ. تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جب وہ اتنا لاچار ہو جائے تو اس کو واش روم تک بھی لے کر جانے کے لیے کوئی بھی نہ ہو. آج جن بچوں کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کل اللہ نہ کرے کہ اگر ہم پہ وہ وقت آتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ دے بھی پائیں گے یا نہیں. تو ہمیں وہ کرنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ جو ایٹ لیسٹ ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں. تو مجھے لگتا ہے اس کیس میں عبداللہ بینگ دا اونلی سن, اس کو چاہیے کہ ویسے تو اگر اونلی نہ بھی ہوتا تب بھی اس کو جانا چاہیے تھا, لیکن اس کیس میں تو ڈیفینیٹلی اس کو ہی شوڈ ٹیک دس ایز این اپرچونیٹی. جتنا بھی اس کے والدین نے اس کو اسپیئر کیا ہوا ہے یہاں کی سٹیزن شپ لینے کے لیے, لے اور پاکستان واپس جائے. گھر لینے کی جھنجھٹ میں ابھی اس کو نہیں پڑنا چاہیے, بیکاز اینی وے اگر وہ گھر لیتا بھی ہے فار اے گڈ 5 to 10 years تو وہ جو بھی پیمنٹس اس کے لیے کرے گا وہ سارا انٹرسٹ میں جائے گا, اور دیر از ویری لٹل دیٹ ول be contributed toward the build up of his equity, because اس طرح سے ان کا سسٹم ہوتا ہے بینکس کا کہ پہلے وہ شروع میں سارا اپنا لون واپس لیتے ہیں سود سمیت, تو بعد میں آپ کا کچھ بننے دیتے ہیں. تو foreseeable future کوئی اس کو فائدہ ہونے نہیں والا میرے خیال میں. اٹ میکس مور سینس فار ہم ٹو جسٹ کیپ رینٹنگ اور اپنی سٹیزن شپ لے اور پاکستان واپس جائے. اور ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک قرآن کو سمجھنے کا جو ہے نا, اس کو he has to make a conscious effort. مجھے نہیں پتا کہ اس کے دن کی روٹین کیسی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ if there's a will there's a way. ایون اگر 30 منٹس بھی انسان اسپیئر کرے نا, تہجد کے وقت اٹھے, نیند کو کم کرنا پڑے گا. You cannot be an active person world wise دین کے لحاظ سے بھی, and then you can have an 8 hours sleep as well. اس کو چاہیے کہ اپنی نیند کو کم کرے, اس کو سکویز کرے, 5 گھنٹے یا تو 4 گھنٹے کرے. 4 گھنٹے تو ہونی ہی چاہیے, 4 سے کم نہیں کیا جا سکتا, لیکن 4 کے بعد اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اٹھے جلدی, ایٹ لیسٹ 30 منٹس ڈیلی وہ دھیان لگا کر قرآن کو پڑھے, اس کو سمجھنے کی ایک کانشیس ایفرٹ کرے. باقی کتنی ہدایت ملنی ہے, کتنا اس کو سمجھ آنا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, اور جو میرے خیال میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نوازتا ہے. تو میرے خیال میں دس از واٹ ہی شوڈ ڈو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں, دیز آر ویری ریلیٹیبل, دیز آر کہیں نہ کہیں ہر بندے کی ایسی ہی کہانی ہے. یہ فیکٹرز ہر مسلمان امیگرینٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. وہ اور بات ہے کہ لوگ دھیان نہیں کرتے, لوگ سوچتے بھی نہیں, پرواہ بھی نہیں کرتے, نہ تو اپنے دین کی, نہ تو اپنے ماں باپ کی, اور اپنے آپ کو بس وقت کے دھارے پر چھوڑ دیتے ہیں اور جاب کرتے رہتے ہیں, اور ایک کولو کے بیل کی طرح سے ہانکے جاتے ہیں وقت کے ساتھ. وقت کے چرخے میں ایسے زندگی بیت جاتی ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کب وقت ہاتھ سے نکل گیا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت رہتے ہمیں سوچنی چاہیے, اور اچھے گولز کو سیٹ کرنا چاہیے, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا عبداللہ کو یہیں پر رہنا چاہیے, اس کو گھر خریدنا چاہیے, یا اس کو گھر نہیں خریدنا چاہیے, پاکستان جانا چاہیے سٹیزن شپ لے کر؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹس میں ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.